हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसबी कोचिंग साइंस का 12th में। आज जो है जो गवर्नर जनरल के बारे में बताए थे पहले, उसका अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पहले हम बताए थे आपसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बताए थे, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बताए थे, और उसमें जो है बरेलास्ट के बारे में बताए थे। आज जो स्टार्ट हो रहा है, आज जो पढ़ेंगे कॉर्नवालिस के बाद पढ़ेंगे, आखिर कॉर्नवालिस के बाद जो है अगला शासक गवर्नर जनरल कौन आया था। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कॉर्नवालिस के बाद। बताने से पहले जो है कुछ पूछना चाहते हैं। आखिर बताइए कि कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने किस वर्ष लागू किया था। कॉर्नवालिस के समय में जो है उसने जो है अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था, वो जो है उसकी रचना जो है ताराशंकर ने किस पुस्तक में किया था। आखिर ताराशंकर ने जो है अस्थायी बंदोबस्त जो जो कॉर्नवालिस ने लागू किया था, वो ताराशंकर ने जो है किस पुस्तक में उसकी रचना की है, वो किया है गणदेवता में। फिर इसके बाद ये बताइए कि आखिर अस्थायी बंदोबस्त का जो जनक है कौन था। अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था, वो था सर जॉन शोर था। सर जॉन शोर। अस्थायी बंदोबस्त जो है ब्रिटिश जो का जो क्षेत्र था, यानी पूर्वी भारत का जो क्षेत्र था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, वो जो है कितना परसेंट पर लागू था, वो था 19% पे लागू था। कॉर्नवालिस के समय में जो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। उसी के समय में जो है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था, ये बताइए। और ये बताइए कि तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है उसमें जो है हैदर अली हार जाता है, यानी सॉरी टीपू सुल्तान जो है हार जाता है, और वो जो है किस संधि के तहत वो युद्ध समाप्त हुआ था और वो किस वर्ष हुआ था, ये भी आपको बताना है। ये बताइए कि बारन हेस्टिंगस ने जो है द्वैत शासन को किस वर्ष समाप्त किया था। बारन हेस्टिंगस ने द्वैत शासन को किस वर्ष समाप्त किया था, वो किया था 1772 ईस्वी में समाप्त किया था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे तो वो है बारन हेस्टिंगस, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे वो है बारन हेस्टिंगस। वो कौन है, बारन हेस्टिंगस। आखिर ये बताइए कि बारन हेस्टिंगस ने जो है टैक्स को जमा करने के लिए 5 चुंगी घर का निर्माण किया था। कितना चुंगी घर का निर्माण किया था, 5 चुंगी घर का निर्माण किया था। वो 5 चुंगी घर कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे किया था, वो किया था एक पटना था, एक मुर्शिदाबाद हो गया, एक हो गया ढाका, एक हो गया हुगली, एक हो गया कोलकाता। पटना, मुर्शिदाबाद, ढाका, हुगली और कोलकाता, ये जो है 5 जगह पे जो है 5 चुंगी घर का निर्माण किया था। आखिर जो है चुंगी घर का मतलब ये हुआ कि आप देखते होंगे साइड में कहीं पे भी मतलब दान पेटी की तरह होता है ना, तो वही जो है दान पेटी की तरह जो है एक घर बनाया था, और उसी घर में जो है वहाँ का जो किसान था, यानी जो किसान रहेगा, जो जो टैक्स देगा, वो टैक्स जो है उस चुंगी घर में जमा कर देगा, और वो जो है कंपनी के हाथ में वो टैक्स चला जाएगा। तो इसी तरह से जो है बारन हेस्टिंगस ने जो है 5 चुंगी घर का निर्माण किया था। आखिर ये बताइए कि आखिर जो मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति की रचना जो है अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटिलोस जो है किसने किया था, उसका रचना वो किया था विलियम जोन्स ने किया था। ये बताइए कि बंगाल में जो है द एसो सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुआ था किस वर्ष हुआ था, 1784 ईस्वी में। किसने किया था, वो किया था विलियम जोन्स ने। आखिर ये बताइए कि भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है वो कौन सा है, बंगाल गजट। कौन सा है, बंगाल गजट है। बंगाल गजट जो है भारत का पहला समाचार पत्र है, और वो जो है अंग्रेजी भाषा में छपता था, हिंदी भाषा में नहीं छपते थे। आखिर उसमें जो भी चीज़ होता था अंग्रेजी भाषा में होगा, और ब्रिटिश के बारे में ज़्यादा बताता था, और भारतीयों के बारे में क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो जो है सही से नहीं छापते थे, बल्कि वो जो है अपने आप को ही जो है अंग्रेजी को जो है वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के छाप देते थे, और जो है भारतीयों के बारे में जो है बहुत ही तरह से कम तरह से छापते थे, यानी नीचा दिखाने के लिए वो वहाँ पे छापते थे। ठीक है, यानी भारत के बारे में उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो सब जो है उसमें नहीं छापते थे, बल्कि जो है ब्रिटेन के बारे में उसमें ज़्यादा छापते थे। तो वो जो प्रतिबंध जो लगा गया था, वो जो भारतीय प्रेस पर जो प्रतिबंध था, आखिर भारतीयों के बारे में नहीं लिखना है, नहीं छापना है। तो आखिर ये बताइए कि वो जो प्रतिबंध जो था वो किसने समाप्त किया था। वो प्रतिबंध किया था चार्ल्स मेटकॉफ ने समाप्त किया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यदि पूछे तो वो कौन है, चार्ल्स मेटकॉफ है। ये आगे हम पढ़ेंगे। तो ये बताइए कि वही जो बंगाल गजट जो था समाचार पत्र भारत का पहला, तो किस वर्ष लागू हुआ था, वो 1780 ईस्वी में छपना शुरू हो गया था। 1784 ईस्वी में पीट्स स्टिंगा एक्ट पारित हुआ था, पीस्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ था, जिस जो है बारन हेस्टिंगस ने इसका विरोध किया था, जिस वजह जो है बारन हेस्टिंगस जो है यहाँ से जो है भारत से ब्रिटेन चला जाता है। फिर उसके बाद जो अगला जो उसमें जो तत्कालीन जो गवर्नर था वो बनाया था सर जॉन मैकफर्सन को बनाया था तत्कालीन गवर्नर के रूप में। ठीक है, तो आइए उसके बाद जो है आगे पढ़ेंगे। आखिर बारन हेस्टिंगस के बाद जो पढ़े थे वो बता ही दिए थे, कॉर्नवालिस आया था। कॉर्नवालिस के बाद जो अगला आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए ये क्लास को स्टार्ट करते हैं।
अगला था सर जॉन शोर, सर जॉन शोर, सर जॉन शोर, सर जॉन शोर। सर जॉन शोर के समय में जो है, सर जॉन को शोर के समय जो है, इसी के समय में जो है इलाहाबाद को जो है अंग्रेजों ने जो है ब्रिटिश क्षेत्र में अपने अधीन कर लिया था। तो सर जॉन शोर के समय में जो है इलाहाबाद को मिलाया था, इलाहाबाद, इलाहाबाद को मिला लिया था, मिला लिया था। ठीक है। इसी के समय में जो है बिहार में एक जगह पड़ता है खुदरा, खुदरा नाम का जगह है, पटना के आसपास में है खुदरा। वही खुदरा में जो है एक युद्ध हुआ था, खुदरा का युद्ध। इसी के समय में जो है खुदरा का युद्ध, और सो दो खुदरा का युद्ध, खुदरा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1795 ईस्वी में। और इसमें जो है एक साइड था मराठा, एक साइड था मराठा का पेशवा, और एक था हैदराबाद का निजाम, एक था निजाम यानी हैदराबाद का। ठीक है। इसमें जो है मराठा जो है जीत जाता है और निजाम जो है हार जाता है। यानी जो खुदरा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1795 ईस्वी में हुआ था, और उसमें जो है हैदराबाद का निजाम हार जाता है और पेशवा यानी मराठा जो था वो जीत गया था। तो यही बताइए कि आखिर ये एग्जाम में पूछ दे कि खुदरा का युद्ध के समय में, खुदरा के युद्ध के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो था ये सर जॉन शोर। कौन था? सर जॉन शोर था। ठीक है। तो उसमें यदि गवर्नर पूछे वो कौन है? सर जॉन शोर है। सर जॉन शोर का यदि शासनकाल पूछे, जैसे हम बताए थे कॉर्नवालिस का बताए थे 1786 से लेकर 1793 तक था। तो वही जो है सर जॉन शोर का जो है 1793 से लेकर 1795 तक। ठीक है, 1795 तक ये जो है 2 साल जो रहता है वो 2 साल जो है शासन करता है कौन? सर जॉन शोर। फिर उसके बाद जो सर जॉन शोर के जो बाद आएगा, अगला आएगा बेलोजली आएगा। कौन आएगा? लॉर्ड बेलोजली। बेलोजली जो है सहायक संधि के नाम से जाने जाते थे बेलोजली। और आगे चलिए पढ़ते हैं, बेलोजली के बारे में पढ़ेंगे। ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर जॉन शोर के बारे में। सर जॉन शोर का शासनकाल पूछे 1793 से लेकर 95 तक था। इसी समय जो है इलाहाबाद को अपने क्षेत्र में मिला लिया था, और खुदरा का युद्ध इसी के समय में हुआ था। यदि ये पूछे एग्जाम में खुदरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, वो हुआ था 1795 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आइए इसको मिट करते हैं। सर जॉन शोर के बाद जो आएगा, अगला आएगा, वो आएगा लॉर्ड बेलोजली। लॉर्ड बेलोजली, बेलोजली जो है एक सहायक संधि के नाम से जाने जाते हैं, वो है लॉर्ड बेलोजली। लॉर्ड बेलोजली। लॉर्ड बेलोजली का शासनकाल पूछे तो वो है 1795 से लेके 1805 तक, 1805 तक। ठीक है, 1795 से लेकर 1805 तक है, वो है लॉर्ड बेलोजली। यदि ये पूछे एग्जाम में कि आखिर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पे है? गाजीपुर में। कहाँ पे? गाजीपुर में। यूपी में पड़ता है गाजीपुर, वहीं पे जो है कॉर्नवालिस का मकबरा है। और कॉर्नवालिस की मृत्यु कब हुआ था? 1805 ईस्वी में। कॉर्नवालिस ने जब वो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जब हुआ था 1890 से लेकर 92 तक, जो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध चला था, उसमें जो है एक साइड था टीपू सुल्तान, एक साइड था कॉर्नवालिस, के साथ था हैदराबाद का निजाम और मराठा। तो हैदराबाद निजाम और मराठा को यह कॉर्नवालिस ने लोभ दिया था, कहा था कि आप जो है हमारे साथ मिलिए, और आप जो है हमारे साथ मिल के और उधर जो हैदराबाद का जो मैसूर का जो शासक है टीपू सुल्तान, उसको जो हरा देंगे। उसको हराने के बाद जो है आपको जो है स्वतंत्र कर देंगे, आपको जो है स्वतंत्र कर देंगे, हमारे अधीन जो आपको नहीं रहना होगा। आपको जो है हमारे अधीन नहीं रहना होगा, आपको जो है स्वतंत्र कर देंगे। जिस वजह जो है मराठा का पेशवा जो मराठा था और वो हैदराबाद का निजाम, ये जो है कॉर्नवालिस के साथ मिल जाता है और वो जो है टीपू सुल्तान को हरा देता है। जिस वजह से जो कॉर्नवालिस कहता है कि हम जो है अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही जो है शत्रु को पंगु बना दिया। यहाँ पे जो है मित्र शब्द का जो यूज कर रहा है वो कर रहा है मराठा और पेशवा के साथ, यानी मराठा का जो पेशवा था और हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद निजाम और मराठा पेशवा को बोल रहा है कि ये जो है हमारा मित्र है, और इधर जो है मैसूर का जो शासक था कौन था? हैदर अली सॉरी टीपू सुल्तान को बोल रहा है कि ये जो है शत्रु है। तो वही जो बोलता है कि हम जो है अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही शत्रु को पंगु बना दिया, यानी मित्र को जो है शक्तिशाली भी नहीं बनाया और वो जो है उधर जो है शत्रु को पंगु बना दिया, शत्रु को हरा दिया। तो यही है अंग्रेजों का नीति, यही है कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। हम पहले भी बताए थे आपको। आखिर वहाँ पे जो बताया था कि सिराजुद्दौला के साथ जो है उसका सेनापति मीर जाफर को, उसको भी उसी तरह से मिला लिया था षड्यंत्र के तहत, जिस वजह से सिराजुद्दौला को हरा दिया था। उसी तरह से यहाँ पे भी जो है षड्यंत्र के तरफ जो है टीपू सुल्तान को हरा देता है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में, जिस जो है श्रीनगर पट्टनम संधि के तहत जो है ये युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, तो चलिए आइए अब जो आएगा लॉर्ड बेलोजली आएगा। लॉर्ड बेलोजली जो है ये जो है इसको जो है सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। सहायक संधि। लॉर्ड बेलोजली जो है ये कहता है कि हम जो है बंगाल का शेर हैं, अपने आप को ये जो है शेर घोषित कर रहा है।
तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये क्या कहता है, ये इसने जो है साख संधि के थ्रू इसने जो है अपनाया था। साख संधि के तहत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में क्षेत्र को मिला रहा था, जिसमें जो है साख संधि में सबसे पहला पूछे तो वो है हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद, हैदराबाद। उसके बाद है तंजौर है, तंजौर। उसके बाद है मैसूर है, मैसूर है। उसके बाद है अवध है, अवध। तंजौर और मैसूर को मिलाया था 1799 ईस्वी में, बताए थे ना 1799 ईस्वी में जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। और हैदराबाद को मिलाया था 1798 ईस्वी में, और अवध को मिलाया था 1801 ईस्वी में। ये जो है आपको क्रम के हिसाब से पूछ देगा, क्रम में पूछ देगा कि ये जो है जो ब्रिटिशों ने जो है क्षेत्र को जो मिलाया था उसको जो है क्रम के हिसाब से सजाइए। तो कूट में जो है क्रम के हिसाब से पूछ सकता है। सबसे पहले हैदराबाद को, उसके बाद तंजौर, फिर मैसूर, फिर उसके बाद अवध को। 1798 ईस्वी में हैदराबाद को ले लिया और तंजौर और मैसूर को जो है 1799 में निपटा दिया, और 1801 ईस्वी में जो है अवध को ले लिया था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसके समय में कौन सा युद्ध हुआ था आप पढ़ेंगे, इसके बाद इसके समय में युद्ध पढ़ेंगे, युद्ध। आखिर युद्ध जो हुआ था इसके समय में जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध, ठीक है, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है टीपू सुल्तान की हत्या होती है, पूरी तरह से वो हार जाता है टीपू सुल्तान। फिर उसके बाद इसी समय में जो हुआ था दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा युद्ध, जो 1803 से लेके 1805 तक चला था। ये जो है आपको एग्जाम में जो है कूट के हिसाब से पूछ देगा। आखिर ये पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेके 1759 तक चला था। उस समय बरेलास्ट शासक था, उस समय बरेलास्ट जो है गवर्नर था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पूछे तो वो हुआ वारन हेस्टिंग्स के समय में 1780 से लेकर 84 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पूछे तो उस समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कार्नवालिस थे, जो कि 1790 से लेकर 92 तक हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध पूछे तो वो उस समय जो था वेलेस्ली था, 1799 ईस्वी में हुआ था, जो कि मतलब टीपू सुल्तान उसमें पूरी तरह से हार जाता है और उसके बाद जो है वो युद्ध जीत जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसी समय जो है 1799 में जो है ये जो है मैसूर का जो क्षेत्र था वो अपने आप ले लेता है। फिर उसके बाद जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है दिल्ली को भी जीत लिया था, दिल्ली को भी जो अपने अधीन कर लिया था। उसमें मुगल बादशाह को जो है जो मुगल बादशाह था उस मुगल बादशाह को भी जो है मान को चूर कर दिया था उसने। आखिर मान लीजिए कि कोई कहाँ वो आखिर उस समय मुगल बादशाह था, तो मुगल बादशाह जो है दिल्ली ले लिया था, तो उसका जो एरिया था वो एरिया मतलब अंग्रेजों ने ले लिया। तो वहाँ जो मुगल बादशाह जब दरबार में आते थे तो वहाँ का जो अंग्रेज सैनिक सब रहते थे उसको जो है कॉर्निश करते थे, यानी उसको नमस्ते करते थे। तो वो सब जो प्रथा था वो सब इसको मान सम्मान नहीं मिल रहा था, किसको? यही मुगल बादशाह को। तो ये जिस वजह से जो है वेलेस्ली ने जो है दिल्ली को जीत लिया और मुगल बादशाह का जो है मान था उसको भी चूर कर दिया था। तो आखिर ये एग्जाम में पूछ दे कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था? वो हुआ था वेलेस्ली के समय में 1799 ईस्वी में हुआ था, जिस वजह से जो है मैसूर का क्षेत्र ले लिया था। हैदराबाद को 1798 में जीत लिया, क्योंकि हैदराबाद देखिए कार्नवालिस ने हैदराबाद के निजाम को जो है लोग दिया था कि आप जो है हमारे साथ मिलिए, आपको स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन उसने जो है वो सिर्फ खाली उसको बोला था, स्वतंत्र नहीं किया। बल्कि जब वेलेस्ली का जब समय आया था तो जब वेलेस्ली ने जो है 1798 में उसको ले लिया। देख रहे हैं ना आखिर मतलब अंग्रेजों ने किस तरह से फूट डाल रहा है और जो है आगे आगे जो आता जाएगा समय के अनुकूल जो है उसको लूटते जाएगा। तो हैदराबाद को ले लिया, तंजौर को ले लिया, मैसूर को ले लिया और अवध को भी इसने जो है सहायक संधि के तहत जो है मिला लिया था। अब जो पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बाद जो आएगा वो आएगा सर जॉन बार्ले। कौन आएगा? सर जॉन बार्ले। तो आइए इसको मिलकाते हैं, सर जॉन बार्ले के बारे में पढ़ेंगे। आखिर सर जॉन बार्ले ने कौन सा क्या काम किया था। चलिए सर जॉन बार्ले, सर जॉन बार्ले, सर जॉन बार्ले। इसका जो समय है 1805 से लेकर 1807 तक था, ठीक है। ये जो आपको जो है ना ये जो है कूट में जो है गवर्नर जनरल कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, बल्कि जो है पूछ सकता है कि आखिर जो है क्रम के हिसाब से गवर्नर जनरल को लगाइए। तो वो जो है क्रम के हिसाब से ही बता रहे हैं, जो क्रम के हिसाब से आप वो याद रखिए जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो सर जॉन बार्ले जो है अगला आता है, और सर जॉन बार्ले के समय में जो है सिपाही विद्रोह हुआ था। क्या कौन सा समय था? बेल्लारी में एक सिपाही विद्रोह हुआ था। सर जॉन बार्ले के समय में बेल्लारी का सिपाही विद्रोह, बेल्लारी
बेल्लारी का सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह। ठीक है, इसके समय में सिर्फ यही हुआ था कि बेल्लारी में जो कि वहाँ पर जो सैनिक था उसने जो है विरोध कर दिया, यानी विद्रोह कर दिया था। तो बेल्लारी का सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो सर जॉन मार्ले के समय में हुआ था, 1805 से लेकर 1807 तक चला था। अब आएगा लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, मिंटो, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इसका जो शासनकाल है 1807 से लेके 1809 तक था। 1807 से लेके कहाँ तक था? 1809 तक था। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में जो है अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, अमृतसर की जो संधि हुई थी वो नहीं सॉरी 1807 से लेके 1813 तक हुआ था। 1807 से लेके 1807 से लेकर 1813 तक हुआ था लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में। इसके समय में जो है अमृतसर की संधि हुई थी, और वो अमृतसर की जो संधि हुई थी 1809 ईस्वी में हुआ था। वो हुआ था अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि। यदि ये पूछे कि अमृतसर की संधि किस वर्ष हुआ था? 1809 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यदि ये पूछे कि अलीनगर की संधि कब हुआ था, पता है अलीनगर की संधि किस वर्ष हुआ था? अलीनगर की संधि कब हुआ था वो बताइए तो। 9 फरवरी कुछ था। तो जो अमृतसर की संधि जो हुआ था वो हुआ था 1809 ईस्वी में हुआ था। एक साइड था इधर था थी राजा रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह। एक साइड था चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। यही चार्ल्स मेटकॉफ जो है आगे चल के भारत पे लगा हुआ भारतीय प्रेस पे जो प्रतिबंध लगा हुआ था, जो कि भारतीय भाषा में नहीं छपते थे, वो जो है चार्ल्स मेटकॉफ ने जो है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। तो अमृतसर की संधि जो है इसी के समय में हुआ था, और वो जो संधि जो हुआ था सतलज नदी के सहारे हुआ था। आखिर सतलज नदी के एक साइड जो है इधर जो है एक साइड जो है चार्ल्स मेटकॉफ नहीं आएगा, और एक साइड जो है ये जो है दिलीप रंजीत सिंह नहीं जाएगा। ठीक है, तो रंजीत सिंह जो है सतलज नदी को पार नहीं कर सकता है, और वो जो है अंग्रेजी सेना भी जो है सतलज नदी को पार नहीं कर सकता है। तो वही जो सीमा था वो था अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि पूछे, अमृतसर की संधि के समय में कौन था? वो था लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, और उसका शासनकाल पूछे तो 1807 से लेकर 1813 तक था, जो कि 1809 ईस्वी में जो है अमृतसर की संधि हुई थी। और अलीनगर की संधि किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। तो चलिए आइए इसको मिटाते हैं। ये तो सर जॉन बार्ले जो है 1805 से लेकर 1807 तक था, और बेल्लारी का सिपाही विद्रोह इसी के समय में हुआ था। यदि ये पूछे एग्जाम में कि बेल्लारी का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, वो विद्रोह कब से कब तक चला था? 1805 से लेकर 1807 तक चला था, और वो जो है सर जॉन बार्ले के समय में हुआ था। लॉर्ड मिंटो खत्म हो गया, 1807 से लेकर 1813 तक हुआ था। अब जो पढ़ेंगे लॉर्ड हेस्टिंगस के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड हेस्टिंगस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अब है लॉर्ड हेस्टिंगस, वारन हेस्टिंगस नहीं है, ये खाली लॉर्ड हेस्टिंगस है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग है ना, नहीं लॉर्ड हेस्टिंगस ही है। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंगस जो है अब पढ़ेंगे लॉर्ड हेस्टिंगस के बारे में। इसका जो शासनकाल है 1813 से लेकर 1823 तक था, 1813 से लेकर 1823 तक था। इसने जो है बहुत सा काम किया था। लॉर्ड हेस्टिंगस ने इसने जो है साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो है इसने जो फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाया था। फॉरवर्ड पॉलिसी को इसने नीति को अपनाया था। किसने? लॉर्ड हेस्टिंगस ने। लॉर्ड हेस्टिंगस ने जो है लॉर्ड हेस्टिंगस जो है ये जो है सब इसने जो है रैयतवाड़ी प्रथा और महालवाड़ी प्रथा को लागू किया था। रैयतवाड़ी प्रथा और महालवाड़ी प्रथा को लागू किया था। इसके समय में जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यदि ये एग्जाम में पूछ दे कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, किसके समय में हुआ था, वो हुआ था इसी के समय में। इसी के समय में जो है नेपाल के साथ भी युद्ध हुआ था, वो जो है आंग्ल नेपाल युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि सुगौल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो चलिए पढ़ेंगे। तो लॉर्ड हेस्टिंगस ने फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाया था, मतलब साम्राज्य विस्तार करने के लिए। इसके समय में जो है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है इसी के समय में हुआ था, जो हुआ था 1816 से लेकर 1819 तक, ये आप पढ़े होंगे। फिर उसके बाद इसी के समय जो है नेपाल के साथ हुआ था। ये फिर हम लिख सकते हैं नेपाल के साथ जो है ना एक ही बार युद्ध हुआ था। तो प्रथम द्वितीय तो हो ही नहीं सकता है। प्रथम जब आएगा, जब दूसरा होगा तभी ना। तो आंग्ल नेपाल युद्ध,
वो हुआ था 1814 से लेकर 16 तक। और यह युद्ध जो है 1816 ईस्वी में जो है सुगोल की संधि के तहत, सुगोल के संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, तो सुगोल की संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है सुगोल की संधि के तहत 1816 ईस्वी में समाप्त हुआ था। और उसके बाद जो है ये वहाँ पे युद्ध करके आया, फिर उसके बाद जो इधर मराठा के साथ मिल गया था। देखो, मराठा को लोभ दिया था कार्नवालिस ने कि आप जो है मेरे साथ रहिए, लेकिन कार्नवालिस के बाद जो है द्वितीय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। मैसूर के साथ जो युद्ध हुआ था वो युद्ध क्लियर हो गया। उस समय कौन कौन सा शासक था, गवर्नर कौन था, वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब जो है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है, मराठा युद्ध भी खत्म हो रहा है। मराठा युद्ध के बाद जो है अब कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, यदि ये पूछे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन सा गवर्नर था, हुआ था वारन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पूछे तो किसके समय में हुआ था, वो हुआ था लॉर्ड वेलोजली के समय में। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पूछे वो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया था, इसने जो है दो व्यवस्था लागू किया था टैक्स वसूल करने के लिए। पहला जो था वो था रैयतवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा। इसमें जो है रैयतवाड़ी प्रथा में क्या होता था कि जो किसान रैयत है, जिसके पास भूमि है, जिसके पास कागजात है, वो जो है डायरेक्ट कंपनी में वो जो है अपना राशि जमा कर सकता है, वो है रैयतवाड़ी प्रथा। और जो महलवाड़ी प्रथा का मतलब ये हो गया कि जिसके पास जमीन नहीं है, वो जो छोटे मोटे किसान है, और वो उससे जो है गांव में जो मुखिया रहेगा, वो मुखिया जो है उससे आके टैक्स लेगा, और वो मुखिया जो है कंपनी को जाके दे देगा। जाने का है बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वही महलवाड़ी प्रथा बता ही दिए कि आखिर महलवाड़ी प्रथा रैयतवाड़ी प्रथा में क्या अंतर है। अब जो पढ़ेंगे रैयतवाड़ी प्रथा जो है आखिर ये जो है किस वर्ष आया था। रैयतवाड़ी प्रथा जो है 1820 ईस्वी में जो है, ये जो है सबसे पहले जो है 1792 ईस्वी में जो है ये जो है मद्रास के बड़ा महल में लागू हुआ था, बड़ा महल में। ठीक है, इसका जो फिर उसके बाद जो है रैयतवाड़ी प्रथा जो है 1820 ईस्वी में जो है ये जो है पूरे मद्रास में लागू हुआ था, पूरे मद्रास में लागू हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है रैयतवाड़ी प्रथा जो है 1825 ईस्वी में जो है ये जो है बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। ये जो रैयतवाड़ी प्रथा जो है टोटल, यदि ये पूछे कि रैयतवाड़ी प्रथा जो है टोटल ब्रिटिश के क्षेत्र था कितना % पे लागू था, ये था टोटल 51% पे लागू था। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा जो है इसका ये जनक पूछे कि रैयतवाड़ी प्रथा का जनक कौन है, इसका जनक है टॉमस मुनरो प्लस कैप्टन रीड। तो कैप्टन रीड और सर टॉमस मुनरो जो है ये जो है रैयतवाड़ी प्रथा का के जनक है। यदि यहाँ से एग्जाम में पूछ दे कि रैयतवाड़ी प्रथा क्या है, किस वर्ष लागू हुआ, कहाँ पे लागू हुआ था, सबसे पहली बार जो है 1792 ईस्वी में मद्रास के बड़ा महल में लागू हुआ था। उसके बाद 1720 ईस्वी में जो है धीरे धीरे जो है ये पूरे मद्रास में लग गया। 1825 जैसे 1825 ईस्वी आया, ये जो है बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया इसको, और ये टोटल 51% भूभाग पर लागू था। और ये जो है इसका जनक जो पूछे तो वो है टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड है। ठीक है, तो यहाँ तक तो रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आखिर रैयतवाड़ी प्रथा लाया था किसने, वो लाया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लाया था। अब जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे महलवाड़ी प्रथा। आखिर महलवाड़ी प्रथा क्या है। ठीक है, तो आइए इसको हम मिटा रहे हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में 1813 से 23 तक था, और इसका जो शासनकाल पूछे तो वो जो है 1813 से 23 तक था। इसके समय जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जो 1816 से लेकर 19 तक चला था। और इसी समय जो है नेपाल के साथ भी भिड़ा था, वो 1814 से लेकर 16 तक, जो कि सुगोल की संधि के तहत क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। इसने जो है 2 प्रथा लागू किया था टैक्स वसूल करने के लिए, एक रैयतवाड़ी एक महलवाड़ी। रैयतवाड़ी प्रथा का मतलब ये हुआ कि जिसके पास जमीन का कागजात है वो जो है पेमेंट जो है वो जो है बिल जो है डायरेक्ट कंपनी में जाके जमा कर सकता है। फिर उसके बाद देख लीजिए कि अभी देखते होंगे कि बिल निकालने के लिए आता है ना घर पे, आप लोग को घर पे बिल निकालने के लिए आता होगा। अब जिसके पास जो है बिल का कागज है वो जो है डायरेक्ट कंपनी, वो जो है डायरेक्ट वहाँ जाके बिजली ऑफिस में जमा कर देता है। अब जिसके पास जो है वो बिल का कागज ही नहीं है, उसको जो है वो जो है किसी दूसरे को पेमेंट देगा, वो जाके वहाँ पे जमा कर सकता है। तो वही जो प्रथा है रैयतवाड़ी प्रथा है। अब जो पढ़ेंगे महलवाड़ी प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 1825 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी लागू हुआ था और 1820 में पूरे मद्रास में लागू हो गया। सबसे पहले 1792 में मद्रास के बड़ा महल में। ये जो है डिटेल्स जो इसलिए बताई क्योंकि यहाँ से जो है बीच में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रैयतवाड़ी प्रथा जो है
मद्रास के बड़ा महल में किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1792 ईस्वी में। यदि ये एग्जाम में पूछ दे कि रैयतवाड़ी प्रथा इनमें से किस किस जगह पे लागू था, वो यदि ऑप्शन में रहेगा मद्रास के बड़ा महल, फिर उसके बाद रहेगा बम्बई प्रेसिडेंसी, और डी और सी नंबर में रहेगा इनमें से, सी नंबर में रहेगा दोनों, और डी नंबर में रहेगा कोई नहीं। तो वो जो है मद्रास के बड़ा महल में, और उसके बाद जो है बम्बई प्रेसिडेंसी में, फिर जो है पूरे मद्रास में भी लगा हुआ था। तो ये हो सकते कोई दिक्कत नहीं है। आखिर रैयतवाड़ी प्रथा जो पूछे कि ब्रिटिश साम्राज्य के कितना भूभाग पर लागू था, वो था 51%। अस्थायी बंदोबस्त 19% था। 19% और 51% जोड़िए कितना परसेंट हो रहा है? 70% हो रहा है, यानी 70% हो रहा है। अब जो 30% जो बचेगा वो हो गया महलवाड़ी प्रथा। तो 100% के भूभाग पे इसने जो पूरी तरह से लगा ही दिया था ना, कि अस्थायी बंदोबस्त हो गया, फिर उसके बाद महलवाड़ी प्रथा हो गया, रैयतवाड़ी प्रथा हो गया। ये जो है 3 प्रथा तो था जो था, इसी के तरह से जो है वो जो है टैक्स वसूल करते थे, इसी तरह से जो है वो राज करते थे। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो टेंशन क्लियर है। अब इसको मिटाते हैं। अब जो पढ़ेंगे महलवाड़ी प्रथा के बारे में पढ़ेंगे।